मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की ये 9th क्लास है और परसेंटेज की इस 9th क्लास में वही कंसेप्ट पर बेस क्वेश्चन करने वाले हैं जो 7th और 8th क्लास में किया था। तो आज की क्लास में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैंने जो वीडियो 8 अपलोड की है परसेंटेज की, उसमें जो 8 पार्ट अपलोड किया है परसेंटेज का, उसी में मैं इसको पढ़ाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग में दिक्कत आने की वजह से वहां पर मैंने इंक्लूड नहीं कर पाया। तो आज इस क्लास को अलग से मैं बना रहा हूं। तो चलिए, आज की क्लास में वही पार्ट है, उसी तरीके से करना है। तो आज की क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन जो कि बताना था वो आपका यहां पर डिस्कस होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगा, उसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा कि करेक्ट है या रॉन्ग आपके द्वारा जो निकाला गया है। और उसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन, जो डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, जितने भी डाउट्स मेरे पास आए हैं कई सारे डाउट्स आपके, तो वो सारे डाउट्स के जो एक मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से जब परसेंटेज समाप्त हो जाएगा, तो उसमें आपके सारे डाउट्स का डिस्कशन हो जाएगा, डिस्कस कर लेंगे हम वहां पर। और उसके अलावा जो जो मैं क्वेश्चन के बारे में बोलता हूं कि ये आप करिए, उस क्वेश्चन को भी वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन क्या है, ये वही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है, रोहन्स इनकम हैज इंक्रीज्ड बाई 10% ओवर लास्ट ईयर एंड विल बी 20% higher next year. If his last year income is rupees 7,000 per month, what will it be next year? बोला ये जा रहा है कि रोहन की जो सैलरी है, जो रोहन की सैलरी है, वो पिछले वर्ष से 10% बढ़ी है। मतलब बात क्या की गई है, मैं हिंदी में बताते चलूंगा समझाते हुए। तो आपका बोला गया है कि जो प्रेजेंट में उसकी इनकम है, रोहन की इनकम है, जो भी उसकी लास्ट ईयर की इनकम थी उससे 10% बढ़ी है, 10% ज्यादा है। तो लास्ट ईयर की इनकम जो होगी उससे 10% ज्यादा प्रेजेंट की इनकम रोहन की है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया कि 10% बढ़ी है, तो जो भी लास्ट ईयर की रोहन की इनकम थी उससे 10% ज्यादा रोहन की इनकम हो गई है। और अगले वर्ष का भी अनुमान लगाया गया है, और नेक्स्ट ईयर, जो अगला वर्ष आने वाला है, उसके लिए भी उसका अनुमान लग चुका है। एंड नेक्स्ट ईयर इट विल इंक्रीज बाई 20%। मतलब ऐसे ही कुछ लिखा है ना, लैंग्वेज तो वही है कि लास्ट ईयर से 10% बढ़ करके उसकी सैलरी मिली है, सैलरी मिल रही है, बढ़ चुकी है। और अब जो है अगले वर्ष के लिए भी उसका एक्सपेक्ट किया गया है कि हाँ क्या होगा। तो होगा क्या, यहां पर क्वेश्चन में दिया गया कि 20% सैलरी अगले वर्ष उसकी बढ़ जाएगी। तो अब आपको बोला जा रहा है कि अगर उसकी सैलरी जो थी लास्ट ईयर 7,000 रुपए थी, लास्ट ईयर 7,000 रुपए थी, तो नेक्स्ट ईयर कितनी सैलरी होगी उसकी। यानी यहां पर सक्सेसिव पार्ट लग रहा है, एक के ऊपर एक कैलकुलेट हो रहा है। यहां की जो सैलरी होगी 10% बढ़ेगी, प्रेजेंट की सैलरी आएगी, और फिर वहां से 20% बढ़ेगी तो नेक्स्ट ईयर की सैलरी आएगी, और वो आपको क्वेश्चन मार्क है। तो अब आपके पास तरीके, एक तो तरीका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कैलकुलेट, कि एक सिंगल देखेंगे कितना बढ़ा लास्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं 10 + 20 + 10 × 20/100। तो जितना परसेंट बढ़ा होगा डायरेक्टली उतना परसेंट निकाल करके ऐड करेंगे 7,000 में, और रिजल्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क का वैल्यू। अच्छा, अगर मैं इसको रेशियो की बात कर रहा हूं तो रेशियो के अकॉर्डिंग ही पहले बताता हूं, फिर जो आपने बेसिक सीखा है, बचपन से सीखते आए हैं, जो दिमाग में क्लिक कर जाता, चलो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, 10% को क्या लिखते हैं आप, 1/10। अगर 1/10 इंक्रीज हुआ लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में, इसका मतलब कि 10 रहा होगा, एक बढ़ करके कितना हो गया, 11। 1/10 इंक्रीज होने का मतलब 10 रहा, एक बढ़ा, 11 हो गया। और फिर जो प्रेजेंट में हो गया, फिर उससे कितना बढ़ा है नेक्स्ट ईयर, तो आपको पता है 20%। 20% होता है कितना है, 1/5। और अगर 1/5 20% होता है, दैट मींस 5 था, 1 इंक्रीज हुआ और कितना हो गया, 6। तो अब यहां से आपका पता चल गया कि जो लास्ट ईयर की सैलरी थी और जो नेक्स्ट ईयर की सैलरी होगी, उसमें रेशियो क्या आएगा। तो किस तरीके से पता करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है, हमने बताया है, आपको भी पता है। तो अब 11 × 6 66, मतलब लास्ट ईयर जो उसकी सैलरी थी 55 होगी,
तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी होगी 66 इस रेशियो में उसकी सैलरी होगी, जिसमें से आपको लास्ट ईयर की जो सैलरी 7000 है, दैट मीन जो 50 रेशियो है ना उसका वैल्यू दे दिया है 7000 रुपी। इससे एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, डिवाइड करो ना, तो ये आपका कितना गया 140। अगर 5 से डिवाइड करें 0 तो कैंसिल हो गया, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। तो 66 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 66 इंटू 140, क्योंकि 1 रेशियो 140 तो 66 रेशियो 66 इंटू 140 दैट विल बी, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा कितना 9240। दैट मीन्स अगर बोला जाए कि रोहन की जो सैलरी है नेक्स्ट ईयर कितना होगी, अगर लास्ट ईयर 7000 थी दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर आएगा सैलरी होगी उसकी 9240। अच्छा ये तो रहा आपका रेशियो मेथड। रेशियो जो हम लोग करते आ रहे हैं और क्यों करते हैं रेशियो मेथड, किस तरह से ये एप्लीकेबल होता है, क्या सही होता है या गलत, वो हम शुरू की पहली वीडियो जो थी इस कंसेप्ट पर, शुरू की पहली वीडियो मतलब इस कंसेप्ट पर जो वीडियो 7 थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं और क्यों कैंसिल होता है, कुछ पार्ट पर मैंने समझाया था आपको। तो ये तो आपका एक तरीका हो गया रेशियो मेथड। लेकिन अगर कभी कभी हमारा दिमाग काम करता है रेशियो की तरफ भागने की जगह डायरेक्टली आसान हो जाए, अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन सिंपल हो तो उसके लिए रेशियो जरूरी नहीं क्लिक करो, आप आसानी से वहीं कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे इसकी जो लास्ट ईयर की सैलरी थी 7000 थी, 10% बढ़ी, 10% बढ़ने का मतलब इसका 10% आएगा 700, तो कितना हो जाएगी प्रेजेंट में, तो आपका यहां से रिजल्ट आ गया 7700 हो जाएगी प्रेजेंट की रोहन की सैलरी। और बोला जा रहा है कि जब रोहन की सैलरी प्रेजेंट में 7700 हो गई, और बोला जा रहा है नेक्स्ट ईयर का बताओ, जबकि बढ़ी कितनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो 20% निकालने के लिए आप या तो 1/5 करो या इसका 10% कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 770 आएगा। तो 20% कितना होगा 770 का डबल, और 770 का डबल कितना होता है 1540। 700 का डबल 1400, 70 का डबल 140, यानी 1400 प्लस 140 1540, और ऐड किया तो रिजल्ट कितना आ गया, तो आपका आ गया रिजल्ट 9240 रुपी। यानी उसकी नेक्स्ट ईयर जो सैलरी हो जाएगी, जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग 9240 रुपए हो जाएगी। तो तरीका ये भी बेहतर है, तरीका ये भी बेहतर है। ये तरीका तो आपको पता है कि ऐसे ऐसे बढ़ रहा है तो कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर आप इसको सीखते चलते हैं तो आप अप्लाई करेंगे तो आसान होता है ये तरीका। लेकिन कभी कभी आपको ये जो तरीका अप्लाई किया या कोई और तरीका जो होता वो इससे ज्यादा आसान लगता है। अगर आसान लगता है, माइंड में क्लिक करता है, तो जबरदस्ती नहीं है कि आप रेशियो ही यूज करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी दिखेगी, लगेगा कि क्या लिखा है, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन बड़ा आसान है ये। और ये क्वेश्चन क्या है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन ये है, The rate of increase of the price of sugar is observed to be 2% more than the inflation rate expressed in the percentage. The price of sugar on 1st January 2004 is rupees 20 per kg. The inflation rate of the year 2004 and 2005 are expected to be 8% each. The expected price of sugar on 1st January 2006 would be. अच्छा, इसमें मैं हिंदी में बनाते हुए समझाते हुए बता रहा हूं। हिंदी क्या है इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि क्या मैं बताना चाहता हूं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं इसको फिगर के थ्रू ही समझाते चलूंगा हिंदी में। और हिंदी में क्या है मैं तो फिगर के थ्रू समझाऊंगा, तो वो तो समझ ही रहे हैं आप कि वो हिंदी या इंग्लिश किसी के लिए भी हो, सबके लिए समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो शुगर का मूल्य, हिंदी में बता ही देता हूं कि जो चीनी का मूल्य है वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम था। कब? ये चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम था 1 जनवरी 2004 को। 1 जनवरी 2004 को जो शुगर का प्राइस था वो था 20 रुपीज पर केजी। 20 रुपीज पर केजी कब था? 1 जनवरी 2004 को, यानी नए साल के पहले ही दिन अगर प्राइस चेक किया गया 2004 के नए साल के पहले दिन चेक किया गया प्राइस, तो शुगर का प्राइस आ रहा है, मतलब है कितना 20 रुपीज पर केजी। और ये बोला जा रहा है कि 1 जनवरी, और कब पूछा जा रहा है, कब का पूछा जा रहा है? 2006 का। कितना हो जाएगा ये क्वेश्चन मार्क है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि
चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम 2004 की जनवरी की पहली तारीख को था, तो 2006 की जनवरी की पहली तारीख को उसका मूल्य क्या होगा? अगर चीनी का मूल्य जो बढ़ता है, जो इन्फ्लेशन आपका रेट होगा परसेंटेज में जो वैल्यू दी जाएगी, उससे चीनी का मूल्य 2% ज्यादा की दर से बढ़ता है। 2% ज्यादा की दर से बढ़ता है, मतलब अगर बात करें 2004 से 2005, फिर 2005 से 2006, तो इन्फ्लेशन का जो भी रेट होगा, इन्फ्लेशन का जो भी रेट होगा उससे 2% अधिक की रेट से मूल्य बढ़ेगा चीनी का। और इन्फ्लेशन का रेट एक्सपेक्ट कितना किया गया था 2004 और 2005 में? 2004 में अगर इन्फ्लेशन का रेट 8% है, तो मैं कहूंगा कि 2004 में वो 2004 से 2005 का पार्ट की बात की जा रही है, मतलब 8% अगर इन्फ्लेशन का रेट है। आप समझिए, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं कि इकोनॉमिक्स के पार्ट पे घुस जाए हम, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। तो बोला गया 2004 और 2005 दोनों जगह आपका इन्फ्लेशन का रेट कितना था? 8%। लिखा गया है क्वेश्चन में कि 2004 और 2005 दोनों जगह आपका इन्फ्लेशन का रेट 8% था। तो जो मूल्य 2004 में 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, वहीं चीनी का मूल्य 2006 में पता करना है कितना होगा। और बताया गया है कि चीनी का मूल्य किस तरीके से बढ़ता है, जो इन्फ्लेशन का रेट है ना उससे 2% हायर रेट से बढ़ता है। यानी 8 + 2 कितना हुआ? 10%। यहां पर भी 8 + 2% कितना हुआ? 10%। मतलब आपका 2004 से 2005 में जो चीनी का मूल्य बढ़ा है वो 10% बढ़ा है, और 2005 से 2006 में जो मूल्य बढ़ा है वो भी कितना बढ़ा है? 10%, क्योंकि दोनों बार इन्फ्लेशन के रेट के बारे में बोला गया था कि एक्सपेक्ट किया गया है 8%। तो अगर आपका पहली बार भी 10% यानी 1/10, दूसरी बार भी 10% यानी 1/10, 2004 से 2005, 2005 से 2006, यानी पहले बढ़ेगा फिर जो बढ़ के हो जाएगा उस पर बढ़ेगा। तो हम रेशियो मेथड तो यूज कर ही सकते हैं, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 10 + 10 + 10 × 10/100 दैट विल बी 21%। 21% इसका इंक्रीज कर देंगे, वो आपका तरीका है। मतलब आपका क्या तरीका है? वो फॉर्मूले का तरीका है। अगर वो सुटेबल लगता है कभी कभी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे को करना होता तो मेरे दिमाग में एकदम सेट है, मैं तो डायरेक्टली कहूंगा कि इसके अकॉर्डिंग 10% के अकॉर्डिंग 2 साल में 21% होता है। 21% इसका कितना आएगा? 42। 4.2 जोड़ेंगे 24.2 रेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको करें रेशियो मेथड से तो 1/10 इंक्रीज हुआ, यानी 10 से 1 बढ़ा तो कितना हुआ? 11। 2004 से 2005 में और 2005 से 2006 में, 2005 to 2006 फिर से 10%, यानी फिर से 1/10, तो 10 था तो फिर से 11। अब आप देखिए कि देखा जाए 2004 से 2006 में 2 वर्ष के अंतराल पर क्या कंडीशन रही, तो आपका 2004 में 100 रहा होगा, तो 2006 में कितना हो गया? फर्स्ट तारीख को वो हो जाएगा 121। ये रेशियो होगा प्राइस का, शुगर के प्राइस का रेशियो 2004 में, और 2006 में होगा जो वो होगा 100:121। और जिसमें से आपको 2004 वाला जो प्राइस है वो दिया गया है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर 20 रुपए प्रति किलोग्राम 2004 वाला दिया गया है, 100 की वैल्यू 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 20/100 दैट विल बी 1/5 रुपीज पर केजी। और अगर 1 की वैल्यू 1/5 रुपीज पर केजी है तो 121 की वैल्यू कितनी होगी? तो 121 इंटू 1/5 यानी 24.2 रुपीज पर केजी। अब आपका जो आंसर हो गया 24.2 रुपए प्रति किलोग्राम। किस चीज का प्राइस आ गया? आपका शुगर का प्राइस। कब का आ गया? 1 जनवरी 2006। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि जरूरी नहीं कि आप रेशियो यूज करें ही करें, जहां पर आपको कुछ आसान सा लगता हो कुछ और सोचने से, तो वो आप अप्लाई कर लो वहां पर। जैसे आप देखिए कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि प्राइस कितना था? 20 रुपीज पर केजी। आपको पता है पहले 10% बढ़ेगा, फिर बाद में भी 10% बढ़ेगा, और 10% निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ एक प्लेस पर पॉइंट लगाना होता है। तो बढ़ा देते हैं 10%, इसका कितना होगा? एक प्लेस पॉइंट लगाया 2, यानी कितना हो गया? 22। और अगली बार फिर 10% बढ़ेगा, तो किस पर बढ़ेगा? जो बढ़ के हो चुका है उस पर, यानी 22 का 10% कितना आएगा? एक प्लेस पर पॉइंट लगा दिया, तो कितना आया? 2.2 दैट विल बी ओवरऑल आपका बढ़कर के कितना हो गया? 24.2 रुपीज पर केजी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि यहां पर भी ए बी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, मतलब रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक के ऊपर एक कैलकुलेट हो रही है, सिर्फ लैंग्वेज इसमें अलग तरीके से। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन करते हैं, वो कुछ ऐसे है, आपके सामने दिखाई देगा अभी। क्या है क्वेश्चन? कुछ ऐसा है कि ये रेशियो का पार्ट भी समझ सकते हैं, परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज का पार्ट है,
इसलिए मैंने इसको यहां पर भी बताने के लिए सोच लिया। तो अब बता रहा हूं तो आप देख ही लो क्या कंडीशन है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये जो लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जरूर समझाऊंगा आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है तो किस तरीके से रिलेट करना होता है, आपको इक्वेशन कैसे बनाना होता है। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर ऑफ definite mass of gas is directly proportional to the temperature and inversely proportional to the volume under the given condition. If temperature is increased by 40% and the volume is decreased by 20%, then the new pressure will be. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एक डेफिनेट मास का जो गैस होगा, एक निश्चित भार की मात्रा का जो गैस होगा, मतलब सीधा सा ये समझो, गैस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयतन के, वॉल्यूम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। आगे बोला जा रहा है कि अगर टेम्परेचर को 40% बढ़ा दिया जाता है और वॉल्यूम को 20% घटा दिया जाता है तो जो प्रेशर होगा उसका कंपेयर करने की बात की गई होगी शायद, देन द न्यू प्रेशर विल बी। तो बताइए जो प्रेशर नया वाला होगा वो क्या होगा, नया वाला होगा वो क्या होगा। मतलब यहां पर बस यहां पर परसेंटेज की क्वेश्चन कर रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको यह बताना है कि जो नया वाला प्रेशर होगा वो पहले जो इतना प्रेशर था उससे कितना परसेंट ज्यादा या कितना परसेंट कम होगा, ये बात कर रहे हैं। या फिर आपका जो ऑप्शन हो सकता है, दूसरा पार्ट भी हो सकता है, एक तो हो सकता है कितना परसेंट ज्यादा या कितना परसेंट कम होगा, या फिर पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट हो गया, पहले जो था उसका कितना परसेंट हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग होंगे। कितने प्रतिशत बढ़ गया, यानी अगर 100 से 150 होता है तो मैं कहूंगा कि 50% बढ़ा, और कितने परसेंट हो गया पहले का, तो पहले का अगर 100 से 150 हुआ तो मैं कहूंगा 150% हो गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखना, कितना परसेंट हो गया और कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए यहां पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऑप्शन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर मैच करा देता। ऑप्शन नहीं लिखा है तो मैं यहां पर आपको समझा दूंगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। सिर्फ मैं बात करूंगा यहां पर कि कितने प्रतिशत बढ़ा, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये क्या है। ये आप जो कि पढ़ेंगे रेशियो में, थोड़ा डिटेल से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी ही आएगा रेशियो का भी चैप्टर, क्योंकि ये जो चल रहे हैं हम लोग जिस तरीके से, वो ज्यादा दूर नहीं चलेगा, ज्यादा दूर लगेगा तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे। स्पीड बढ़ाने का मतलब कि 1 घंटे की जगह 2 घंटे अपलोड कर देंगे वीडियो कभी कभी, जिससे आपका जल्दी से कवर हो जाए, आपके एग्जाम सीजीएल प्री का जो एग्जाम होता है उससे पहले कवर हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट एक होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक पार्ट आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या अंतर है, किस तरीके से आप समझेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए क्या आप इक्वेशन बनाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए किस तरीके से इक्वेशन आप बनाएंगे, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, थोड़ा सा एक हिंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें, मैं कहता हूं ए और बी, अगर मैं कहता हूं ए को मैंने इंक्रीज किया तो बी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। मैं ए और बी में ऐसा रिलेशन है, ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि अगर ए को इंक्रीज किया जाता है तो बी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, और अगर ए को डिक्रीज किया जा रहा है तो बी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। मतलब एक को इंक्रीज करने से दूसरा भी बढ़ना स्टार्ट हो जाए, अगर एक को बढ़ाते तो दूसरा भी बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं ए को डिक्रीज करता हूं तो बी भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए ए के डिक्रीज होने से, तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चाहे वो इंक्रीज हो तो दोनों में इंक्रीज हो और डिक्रीज हो तो दोनों में डिक्रीज हो, तो आपका वहां पर बोला जाएगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर मैं यही कहता कि मैं ए को जैसे जैसे इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूं उसकी वजह से बी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, अगर मैं ए को इंक्रीज करना स्टार्ट करूं तो उसकी वजह से बी अपने आप डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, जैसे जैसे मैं ए को इंक्रीज करना स्टार्ट करूं वैसे वैसे बी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो मैं कहूंगा कि ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या फिर अगर मैं ए को डिक्रीज करने का सोचा और सोचा क्या, करना स्टार्ट कर दिया, अगर मैं ए को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया तो बी क्या होने लगे,
आप ए को डिक्रीज करें और उससे जुड़ा जो बी पार्ट है वो अपने आप इंक्रीज होने लगे। मतलब जब मैं ए को डिक्रीज करता हूं तो बी इंक्रीज होने लगता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी एक को अगर इंक्रीज करेंगे तो दूसरा क्या होने लगे, डिक्रीज, और अगर एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा क्या होने लगे, इंक्रीज। उल्टा काम हो रहा है यहां पर, अपोजिट, इंक्रीज पर डिक्रीज, डिक्रीज पर इंक्रीज, तो वो इनवर्सली है। और अगर इंक्रीज पर एक के इंक्रीज करने पर दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है तो वो डायरेक्टली है, और एक के डिक्रीज करने पर दूसरा भी डिक्रीज हो रहा हो तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। अब आप आते हैं कि किस तरीके से आपको इक्वेशन बनाना है। तो इसमें एक और पॉइंट ध्यान देने वाली बात होती है, आपसे ये बोला जाए कि ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप डायरेक्टली ऐसे कुछ लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यह बताया गया ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ए को इंक्रीज करेंगे तो बी भी इंक्रीज होगा, लेकिन किस रेशियो में इंक्रीज होगा वो आपको नहीं पता है। अगर ऐसे आप लिख देते हैं तो वो आप डायरेक्टली हो जाएगा A:B, अगर ए को डबल करें तो बी भी डबल हो जाए, यानी इसमें जो रेशियो है वो अपनी तरफ से आपने मान लिया 1। तो आपको दिया नहीं गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर या इनवर्सली जो भी बोला गया है, अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बीच में इक्वल का साइन डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते। अगर बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं तो आपको यह कंफर्म होना चाहिए कि आपको यह नहीं पता है कि किस रेशियो में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के पार्ट पर इंक्रीज या डिक्रीज पर डिक्रीज होगा। इसके लिए कांस्टेंट टर्म्स का यूज करते हैं, वो कांस्टेंट टर्म होता है क्या है, लिखते क्या है के। वो कांस्टेंट टर्म क्या रेशियो में वो एक दूसरे से रिलेटेड है कि अगर ए को इंक्रीज करे तो किस रेशियो में बी को इंक्रीज करेगा, या ए को डिक्रीज करें तो किस रेशियो में बी को डिक्रीज करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के पार्ट पर, तो वो कांस्टेंट के से आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो अगर आप ए बराबर लिखते हैं तो बराबर लिखने के बाद आपको के लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो नहीं पता है तो के से आपका वो रेशियो आपका यहां पर इंक्लूड करके फॉर्मूला बनाएंगे। तो ए इक्वल टू आपको बराबर लिखने के लिए के का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो नहीं पता और के की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। जब के की वैल्यू पता चल जाएगी रख देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बीच में इक्वल का साइन सेटिस्फाई करेगा। तो ए इक्वल टू के बी इस तरह से लिखेंगे। मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की गई है तो इक्वल के बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसके बाद वाला जो पार्ट है जिसके बारे में बोला गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमेशा कहां रहेगा, न्यूमरेटर में। अगर मैं कहता है ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप लिखते हैं ए बराबर के, तो आपको यूज करना ही है। बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जब भी इनवर्सली की बात की जाएगी तो जिस पार्ट के बारे में बोला जाएगा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो हमेशा कहां लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में। इनवर्सली के पार्ट पर जिसके बारे में बोला जाएगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो पार्ट जाएगा डिनोमिनेटर में, और जिसके बारे में बोला जाएगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो पार्ट रहेगा न्यूमरेटर में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इससे ज्यादा यहां पर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग रेशियो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर क्या, परसेंटेज। तो बस आपको यहां पर क्वेश्चन जो दिख रहा है जिसमें परसेंटेज का यूज किया गया है उसके लिए मैं यहां पर क्वेश्चन बता रहा हूं, तो उसके लिए हिंट दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो डायरेक्टली और इनवर्सली के फॉर्मूले को बनाते वक्त। प्रेशर को मैं P से इंडिकेट कर दूं या P1 से इंडिकेट कर दूं, तो प्रेशर इजिकल टू मैं लिखूंगा क्या, यहां पर K लिखूंगा। K कांस्टेंट किस रेशियो में है, तो डायरेक्टली या इनवर्सली है तो बीच इक्वल के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, K। डायरेक्टली इक्वल नहीं लिख सकते, इक्वल के बाद आपको K लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो की बात की जा रही है, किस रेशियो में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो किस रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो K और आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो न्यूमरेटर में और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो डिनोमिनेटर में। तो क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका प्रेशर, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के जो कि T से इंडिकेट कर रहे हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के जिसे V से इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में आए कि आप ऐसा तो लिख सकते थे ना कि इजिकल टू K या K1 यहां पर T, और दूसरा लिखते हैं इजिकल टू K2 और यहां पर लिखते हैं अपान V, और K1 अपान K2 करेंगे तो कुछ तो आएगा। तो अगर प्रेशर इन दोनों के, एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो K1 अपान K2 वाला पार्ट को मैंने क्या लिख दिया है, K, क्योंकि वो तो आपका फिक्स है, कांस्टेंट टर्म है, तो रेशियो हमेशा सेम बनेगा K1 और K2 का, जिसको K से इंडिकेट किया है मैंने। तो अब आ जाइए क्वेश्चन के अगले पार्ट पे, अगली कंडीशन पे। ये तो आपका कंडीशन जो दिया गया 2-3 लाइन में, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या रिलेशन बना P1 T एंड V में, वो मैंने लिखा। अब बोला गया कि अब जो प्रेशर है उसको चेक करना है कि कितना हो गया, और कंडीशन दी गई कि अब जो प्रेशर है वो कितना होगा ये पता नहीं, P1 के बराबर होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, तो मैंने लिख दिया P2 होगा। अब हो सकता है P1 इजिकल टू P2 आए या फिर P2 ज्यादा हो P1 से या P2 कम हो आपका P1 से, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इजिकल टू
के कांस्टेंट तो हमेशा वही रहेगा, तो इजिकल टू लिखेंगे के। न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो न्यूमरेटर में आपका आएगा टी, जो कि बोला गया टेम्परेचर 40% इंक्रीज किया गया। अच्छा, अगर टेम्परेचर को 40% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 इंटू टी। और बोला गया वॉल्यूम को डिक्रीज किया गया 20%, अगर वॉल्यूम को 20% डिक्रीज किया गया यानी कितना हो जाएगा 80 वी। अब बोला जा रहा है कि बताइए अब जो टेम्परेचर, यही तो बोला गया है, दी न्यू प्रेशर विल बी, जो नया प्रेशर होगा वो क्या होगा, पहले से कितना परसेंट ज्यादा होगा या कितना परसेंट कम होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो अब आप देखिए कि अगर बोला जाए कि जो भी पहले का प्रेशर था और जो नया वाला प्रेशर है, पहले के प्रेशर से कितने परसेंट ज्यादा या कितने परसेंट कम है, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो मुझे तो रेशियो निकालना पड़ेगा, और रेशियो निकालूंगा तो यहां पर पता चल जाएगा P1/P2, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो कहीं पता ही नहीं है ना, तो रेशियो ही निकालेंगे आप, क्योंकि एक्चुअल तो पता नहीं कि कितना प्रेशर कितना टेम्परेचर एक्चुअल वाला था। तो P1/P2 इजिकल टू, अगर इधर आप देखिए डिवाइड करके तो K से K कैंसिल, T/V कैंसिल, यानी आपका ऊपर बचा 1, और नीचे अगर आप देखें तो ये आपका कितना रहा है 7 और ये आ रहा है 4, यानी 7/4, 7 नीचे लिखा और जो इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 है वो ऊपर जाएगा, तो ये आपका रेशियो आ गया 4/7। यानी P1 जो पहले प्रेशर था, वो 4 था, तो अब P2 जो चेंज होने के बाद मतलब टेम्परेचर को 40% बढ़ा दिया और वॉल्यूम को 20% घटा दिया, तो जो टेम्परेचर हो गया वो पहले वाले टेम्परेचर से अगर उसका रेशियो निकाले तो पहले वाला जो प्रेशर था जिस टेम्परेचर और वॉल्यूम पर, अब आपका अगर टेम्परेचर को 40% बढ़ा दिया जाए, वॉल्यूम को 20% घटा दिया जाए, तो नया जो टेम्परेचर बना वो रेशियो क्या रहा है 4 और 7, यानी कितना इंक्रीज हुआ, तो आप कह सकते हैं इंक्रीज कितना हुआ है, तो यहां पर इंक्रीज हुआ है कितना 3, और किससे इंक्रीज हुआ है तो कहेंगे 4 से, कितने परसेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा 75% इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर 75% इंक्रीज हो जाएगा। किस केस में 75% इंक्रीज होगा, तो आपको दी गई कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यह थी कि जब टेम्परेचर को 40% इंक्रीज किया और वॉल्यूम को 20% डिक्रीज किया, तो जो आपका प्रेशर था वो पहले के कंपेयर में कितना इंक्रीज हो गया 75%। तो ये जो आपका क्वेश्चन था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब बाकी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालो और जो भी आपका आंसर आता है उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं या फिर जो आपके डाउट्स होंगे, जैसे ही परसेंटेज का चैप्टर समाप्त होगा उसके लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन को इकट्ठा कर रहा हूं, उसको लास्ट की वीडियो में इंक्लूड करके आपको बता दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए है। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।